पढ़ेंगे कृषि को, और कृषि के अंतर्गत हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, इस बार आपने अभी पिछले 2-2.5 महीने से कोरोना का कहर जारी है पूरे, जैसे भारत की बात करें तो पूरे देश पर, तो आपने देखा होगा इस बार जो खरबूजा है वो बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध थे बाजार में। जैसे आप खरीदने में गए होंगे तो कई दिनों तक तो 10 रुपए की कीमत पे उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो रहे थे, आम पब्लिक को मिल रहे थे 10 रुपए किलो में। जबकि पिछले 4-5 सालों का आप उनकी कीमतों का इतिहास देखें तो अमूमन 30, 40, 35 या कम से कम ज्यादा से ज्यादा अगर भाव नीचे आया तो 25 रुपए तक आया, उससे ऊपर ही रहा है। तो 30 रुपए के आसपास ये कीमतें रही हैं पिछले 3-4-5 सालों में। इस साल एकदम से नीचे आ गई कीमत 10 रुपए किलो, तो नीचे आ गई। अब नीचे आई तो आपको 10 रुपए में खरीदना पड़ा ना, 10 रुपए में उपलब्ध हो गया आपको। अब आपको मालूम है किसान को कितने रुपए मिले उस 10 रुपए में से? किसान को मिले 3 रुपए। एक्चुअल में होता क्या है, किसान जब बेचने आता है ना गांव से, अपने खेत से लेकर खरबूजे, जैसे खरबूजे बेचने आया जयपुर की मंडी में, तो उससे पहले सबसे पहले कौन खरीदेगा उससे? थोक व्यापारी होता है। थोक में बड़ी मात्रा में, जो होलसेलर कहते हैं जिसको, जो बड़ी मात्रा में क्वांटिटी खरीदता है, जैसे 500 किलो है, 1000 किलो है, 700 किलो है, तो वो खरीद लेता है। अब उसने कीमत लगाई 3 रुपए, तो किसान ने उसको बेचे 3 रुपए में। उसने फिर जो रिटेलर होते हैं, यानी जो आम उपभोक्ताओं को बेचते हैं खरबूजे की, जैसे ठेले वाले हैं, छोटी दुकान वाले हैं, तो उनको बेच दिए, तो उनको बेचे उसने 6 रुपए किलो में, तो उसके प्रॉफिट हो गया 3 रुपए के। फिर उस ठेले वाले ने आप और हमारे को दिए 10 रुपए में। ऐसे 10 रुपए की कीमत का खरबूजे का जो किसान को वास्तव में मूल्य प्राप्त हुआ, जो कीमत प्राप्त हुई, वो 3 रुपए ही थी। अब ये तो बात हुई किसान को कितने पैसे प्राप्त हुए। अब इसमें आपको ये भी जानना होगा कि किसान को फायदा हुआ, हानि हुई तो कितनी हुई। किसान की जो कीमत पड़ी ना वो 10 रुपए थी इसकी, सॉरी लागत, कॉस्ट इसकी, खरबूजे की कॉस्ट कितनी? 10 रुपए। उसके जैसे मान लो सिंचाई में, बीज में, खाद में, रखवाली में है, इसमें तो बहुत कीमत 10 रुपए पड़ती है उसकी। अब वो 10 रुपए से ऊपर बिकता तो उसको प्रॉफिट होता 10 रुपए तक तो उसको कोई प्रॉफिट होना ही नहीं था। 10 से नीचे बिक रहा है तो उसको लॉस होना है। कितना हुआ लॉस? 7 रुपए का, ये हुआ ना। अब जैसे खरबूजे वाले की स्थिति में क्या हुआ कि भाई उसकी मजबूरी थी, किसान लेके आया मंडी में। अब जैसे 3 रुपए लगाए तो वापस ले जाने से रहा, वो क्या करेगा? ले जाके कहां रखेगा उसको? अच्छा, खरबूजा ऐसी फसल भी नहीं है कि उसको 4-6 महीने रख लें या साल भर रख लेंगे, अगले साल नहीं बोएंगे, इनको बेच देंगे, तो ऐसे रखने लायक चीज भी नहीं है, वो तो खराब हो जाती है। ऐसी वस्तु है खरबूजा, तो ऐसा उत्पाद है कि कुछ समय बाद, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन 10 दिन बाद तो खराब हो जाता है। तो अच्छा, फिर भारत में क्या है? कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज का मतलब शीतागार से होता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, हॉल होती है, जहां पर एसी लगे हुए होते हैं और वहां टेम्परेचर 0 डिग्री या उसके आसपास रखा जाता है। जिससे क्या होता है कि इस तरह की जो नाशवान वस्तुएं, कृषि उत्पाद होते हैं, नाशवान का मतलब जो कम, थोड़े से समय में खराब हो जाते हैं, सड़कर खराब हो जाते हैं, जैसे सब्जियां, फल, फूल, इस तरह के कृषि उत्पाद। तो भारत में क्या है कि इनकी फैसिलिटी बहुत कम है। तो फैसिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि किसान को जो कीमत वहां बाजार में होती है उसी कीमत पर बेचना पड़ता है। तो यही खरबूजे वाले के साथ हुआ है ना। तो खरबूजे वाले को लॉस कितना हुआ? 7 रुपए का। अब यहां चलिए आप सरसों की बात करते हैं। सरसों का भी इस साल बम्पर उत्पादन हुआ देश में, तो राजस्थान में भी सरसों का काफी उत्पादन हुआ। तो यहां क्या हुआ, आपने देखा होगा, जैसे किसी किसान के खेत में सरसों उत्पादित हुई तो उसने, जैसे खरबूजे वाले ने किसी व्यापारी से पूछा ना जाके जयपुर की मंडी में, चलो मैं खरबूजे लेके आऊं, क्या भाव लोगे? तो उसने कहा 3 रुपए किलो। वैसे ही
खेत वाले किसान ने जिसने सरसों बोई, उस किसान ने भी सरसों के व्यापारी को, उसके खरीदार को पूछा कि चलो सरसों हुई है मेरे पास 10 बोरी, क्या भाव लोगे? तो क्या बताया उसने कि मैं तो 3,000 रुपए पर क्विंटल की रेट से खरीदूंगा। तो किसान ने मना कर दिया, मैं नहीं बेचूंगा तुम्हारे को 3,000 रुपए पर क्विंटल, मना कर दिया उसने। खरबूजे वाले ने मना नहीं किया, उसकी मजबूरी थी, बेचनी पड़ी, 3 रुपए किलो बेचने पड़े, लेकिन ये 3,000 रुपए क्विंटल नहीं बेच रहा सरसों को। उसको मालूम है कि मेरी सरसों का खरीदार एक और बैठा है जो मुझे 4425 रुपए देगा। कितने देगा? 1 क्विंटल के 4425 या 4,425 रुपए मिलेंगे मुझे। वो खरीदार कौन है? कि सरकार। और उसे मालूम कैसे पड़ा? उसने जब बुआई की थी अक्टूबर में, नवंबर में सरसों की, तो नवंबर में जब सरसों की बुआई हुई थी, बुआई से ठीक 10 दिन 15 दिन पहले सरकार ने उससे वादा किया था, उसको वचन दिया था कि आप सरसों की बुआई करें, आप सरसों की खेती करें, उत्पादन करें। जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो चाहे बाजार में कोई सी रेट हो, 3,000 की रेट हो या 4,000 की या 2,000 की, या कोई खरीदारी नहीं हो, हम आपका जो उत्पादन है या आपकी जो सरसों है, उस सरसों को हम 4,425 रुपए की रेट से खरीदेंगे। सरकार ने उसको ऐसा आश्वासन दिया, इसलिए उसने निश्चिंत होकर उसकी खेती की। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि मेरा जो उत्पाद है, मेरी जो फसल है, वो पैदा होने के बाद सही कीमत पर बिकेगी कि नहीं बिकेगी। जबकि खरबूजे वाले की क्या टेंशन रहता, जब बुआई की तब बिकी, उसको ऐसी कोई गारंटी देने वाला नहीं था, सरकार ने भी नहीं दी, है ना। तो उसको टेंशन रहता क्या पता बेचने में क्या भाव मिलेगा। अच्छा, इस बार तो जबरदस्ती नीचे आई कीमतें, क्योंकि कोरोना की वजह से जैसे मुंबई सप्लाई होता है, दिल्ली सप्लाई होता है राजस्थान का खरबूजा, अब नहीं हो पाया। दोनों ही शहर पेक हो रखे हैं, नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। तो अब यहाँ जयपुर में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, तो थोड़े बहुत खरीदार थे, उनके लिए खरीदार भी, तो होलसेलर जो होता है, व्यापारी जो आए खरीदार खरबूजे के, वो भी कम आए, और आए तो फिर उन्होंने रेट बहुत ही नीचे गिरा दी। जब किसी वस्तु की कीमत, उसकी मांग उसकी सप्लाई से कम होती है, यानी आपूर्ति तो अधिक हो जाती है, मांग कम रह जाती है, तो क्या होता है कि उस वस्तु की कीमत गिर जाया करती है। यही खरबूजे वाले के साथ हुआ। तो खरबूजे वाले किसान को लॉस कितना हुआ? 70%, यानी 7 रुपए का लॉस हुआ 10 रुपए में। जबकि सरसों के किसान को कोई लॉस नहीं हुआ। उससे क्या मिला भाई? सरसों में क्या था कि 3,000 रुपए लगभग पर क्विंटल की लागत आती है। सरसों की फसल तैयार होने में किसान के घर में कितनी लागत आती है? 3,000 रुपए पर क्विंटल, ऐसा सरकार मानती है। तो उसको अगर सरकार नहीं खरीदती 4,425 पे, तो क्या होता? उसको बाजार में व्यापारी को बेचना पड़ता, और व्यापारी किस रेट पे लेता? 3,000 पे। और आप ये मानो 3,000 तो उस स्थिति में ले रहे हैं कि उधर सरकार 4,425 पे ले रही है, और वो भी क्योंकि ज्यादातर माल, अधिकांश किसानों को माल गवर्नमेंट के यहाँ जा रहा है बिकने के लिए। अगर सारा ही माल वो भी बाजार में आ जाए तो 2,500 रुपए से भी नीचे आ जाएगी बाजार में रेट, यानी व्यापारी कितने में खरीदेगा? 2,500 में खरीदेगा। तो फिर किसान को क्या होगा? वही खरबूजे वाले की जो स्थिति हुई, कमोबेश वही स्थिति इसकी होगी सरसों वाले की, कि 3,000 का जो माल है ना, 3,000 का जो माल है जिसकी लागत 3,000 आई है, वो 500 रुपए कम में लॉस में बिक रहा है। 3,000 का माल 2,500 में बिक रहा है सरसों, तो किसमें? लॉस में बिक रही है। लेकिन सरसों के साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि सरकार ने उसको सुविधा दे रखी। ये जो सुविधा है ये कहलाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली। अब इसमें क्या होता है? वो जो 4425 है ना, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। अब इसको अपन जैसे परिभाषा पढ़ेंगे इसकी, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिभाषा क्या है, तो आप जानेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम मूल्य कृषि उत्पाद का न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली पूरी फसल खरीदने को तैयार रहती है। किसान द्वारा उत्पादित की जाने वाली पूरी फसल, यानी एमएसपी। तो मैं शॉर्ट में इसको एमएसपी लिखूंगा, यहां आप समझ जाएगा। एमएसपी बराबर वह न्यूनतम मूल्य किसका? कृषि उत्पाद का। कृषि उत्पाद का वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसान द्वारा
उत्पादित समस्त फसल खरीदने को तैयार रहती है। है ना? न्यूनतम मूल्य है, यानी कम से कम मूल्य, इससे नीचे नहीं जाएगा, जिस पर सरकार किसान द्वारा उत्पादित समस्त फसल खरीदने को तैयार रहती है। उसने जितना पैदा किया है 10 बीघा जमीन में, वो सारा खरीदने को तैयार है इस मूल्य पर। ऐसा नहीं कि जैसे किसान के खेत में तो हुई मान लो 10 बीघा में मान लो 50 बोरी सरसों हुई, अब सरकार तो कह दे कि मैं तो 50 बोरी नहीं खरीदूं, मैं तो 20 बोरी खरीदूं। ऐसा नहीं है, जितना पैदा हुआ उसके खेत में सारा खरीदा जाता है। लेकिन इसमें एक ये भी है, सरकार एक इसमें अनलिमिटेड नहीं होता। इसमें सरकार क्या करती है, उसकी मात्रा तय कर देती है कि 1 बीघा में हम 5 बोरी की रेट से ही खरीदेंगे। अगर सरकार अनलिमिटेड कर दे कि आपके जितना पैदा हुआ सारा ही ले आओ, है ना, हमारी तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है मात्रा की, तो किसान क्या कहेगा कि साहब मेरे खेत में तो 1 बीघा में 10 बोरी होती है, 10 बीघा है 100 बोरी हुई। वास्तव में उसकी हुई 50 बोरी उसने किसी व्यापारी से ले ली साठ गांठ करके, है ना, और व्यापारी से कहा कि तू मुझे दे दे, मैं अपने 10 बीघा जमीन के नाम से सरकार में बेच दूंगा, और उससे पैसे अपन क्या करेंगे, उसने व्यापारी ने किस रेट पे खरीद रखी है, पिछले साल 3000 की रेट पे खरीद रखी है किसानों से, और इस साल उसने क्या किया, 44 उस किसान से 60 गांठ करके 4425 की रेट पे गवर्नमेंट को बेच दिया। तो सरकार को लॉस हुआ ना, नाजायज। ये योजना किसके लिए, किसानों के लिए। इसका फायदा किसको मिल गया, उस व्यापारी को, उस किसान की मिलीभगत की वजह से। तो इसमें क्या होता है, सरकार ये कह रही है कि किसान द्वारा जितना पैदा किया जा रहा है उसके खेत में वो तो हम खरीद लेंगे, लेकिन अगर कोई व्यापारी के घर से, उसके गोदाम से आकर किसान के नाम से बिकने आ रहा है सरकार के वहां, सरकार के पास, तो हम उसे नहीं खरीदेंगे। तो क्या समझे आप, किसान द्वारा उत्पादित उसके खेत, मतलब किसान के खेत में, आप कहोगे साहब फसल तो सारी किसान की होती है, किसान की होती है, लेकिन यहां क्या देखा जाता है कि किसान द्वारा उत्पादित फसल वही मानी जाएगी जो किसान के खेत से सीधे सरकार के वहां तुलने आ रही है। अगर वो पहले व्यापारी खरीद लेता है किसान से, और फिर वो व्यापारी वहां बेचने आए, कहां पे, सरकार के यहां, तो फिर वो उस पे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देगी। ये योजना सिर्फ किसानों के लिए है। किसान सीधे अगर बेचने जा रहा है तो ही उसको फैसिलिटी दी जाएगी इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की। यानी 4425 की रेट पर किन से सरसों खरीदेंगे, केवल किसानों से, व्यापारियों से नहीं। और ऐसा भी नहीं कि व्यापारी किसी किसान के मार्फत बेच दे वहां, समझे ना, उसमें भी लिमिटेशन होती है कि 1 बीघे में 5 बीघा है तो 1 बीघे में 5 बोरी निर्धारित कर रखी सरकार ने, तो 5 बोरी ही, वो 10 बीघा है तो 50 बोरी ही बेच पाएगा। ऐसा नहीं कि कई व्यापारियों से उसने ले ली बेच दी। तो इसमें ये समझ गए ना परिभाषा का मतलब। अब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आप जानेंगे इसमें कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, मतलब इसको घोषित कौन करता है, तय क्यों कौन करता है, अच्छा फॉर्मूला क्या है तय करने का, कौन सी रेट देंगे, 4425 है तो उसको तय करने का आधार क्या रहा है, कम भी तो हो सकती थी, 5000 भी तो कर सकते थे, या 4000 ही कर सकते थे, ऐसा क्यों किया गया। तो इसमें देखो अपन ही जानेंगे पहले कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय कौन करता है, तय करने का तरीका इसमें जानेंगे अपन। तो इसमें जाएंगे तो CACP एक कंसेप्ट है, CACP, है ना, इसका है फुल फॉर्म कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, है ना, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। इसकी स्थापना 1965 में कब हुई, 1965 में। ये ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई, कई बार पूछ लेते हैं कि चलो
इसकी स्थापना का वर्ष बताइए। तो 1965 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन उस समय जब स्थापना हुई तो इसका नाम कुछ अलग था, ये नहीं था। क्या नाम था 1965 में? नाम कृषि कीमत आयोग, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, उस समय ये नाम था 1965 में। 1985 में ये नाम हो गया, समझे ना। 1985 में इस कृषि कीमत आयोग का नाम बदलकर 1900 ये क्या हो गया, कृषि लागत एवं कीमत आयोग हो गया। अच्छा, स्थापना इसकी क्या हुई थी 1965 में, उस वक्त ये नाम था। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि ये जो कमीशन, इसका काम क्या है? लागत, शब्द क्या लिखा, लागत एवं कीमत आयोग। दो काम होते हैं, एक तो लागत तय करना उसकी, किसकी, कृषि उत्पाद की, कि सरसों को पैदा करने में, उसको उत्पादित करने में कुल खर्चा कितना आया किसान के यहां, एक तो ये तय करना, वो लागत कहलाती है। एक होता है कीमत तय करना। कीमत का मतलब अब सरकार को उससे किस कीमत पर खरीदनी चाहिए, तो ये दो बातें तय करता है वो, है ना। दो चीजें, दो जो ये सवाल है कि भाई लागत क्या होगी, अच्छा कीमत क्या होगी, इनको तय कौन करता है, ये सीएसीपी। यानी आपसे पूछ ले कि भारत में एमएसपी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? एमएसपी इज डिटरमाइंड बाय सीएसीपी, है ना। उसका जो निर्धारण है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, वो कृषि लागत एवं कीमत आयोग करता है। इसकी स्थापना का वर्ष और आप ये जानेंगे। अब आप थोड़ा इसको देख रहे हैं शॉर्ट इसका, फिर आगे चलते हैं। शॉर्ट ले लीजिएगा आप। चलिए, वैसे आप इसकी परिभाषा में ये भी कह सकते हैं कि किसान का जो अतिरेक उत्पादन होता है, यानी ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है ना, ये सरकार द्वारा किसान के अतिरेक उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन के लिए दी गई न्यूनतम मूल्य के लिए न्यूनतम मूल्य की दी गई गारंटी है। गारंटी कौन दे रहा? सरकार दे रही है न्यूनतम मूल्य की, कि इतना मूल्य इसका रहेगा ही रहेगा, इसकी इतनी कीमत रहेगी। यानी अतिरेक उत्पादन का मतलब होता है सरप्लस प्रोडक्शन। जैसे 10 बोरी गेहूं है, अब 6 बोरी तो घर में काम में लेगा, वो खाने के लिए साल भर चाहिए ना, तो 4 बोरी जो बची वो बेचा जाएगा माल, तो उसका न्यूनतम मूल्य सरकार तय करती है, इतने में तो हम खरीदेंगे, चाहे बाजार में रेट कुछ भी हो। हम आपसे 1925 की रेट पे गेहूं खरीदेंगे, हालांकि बाजार में तो 1600 की रेट, 1700 की रेट पे गेहूं बिक रहा है, व्यापारी तो इस रेट पे खरीदा, लेकिन सरकार किस रेट पे खरीदेगी? 1925 की रेट पे। तो आप ये भी कह सकते हैं इसकी परिभाषा में, सरकार द्वारा किसान के अतिरेक उत्पादन, सरप्लस प्रोडक्शन, अतिरेक उत्पादन के न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, सरकार द्वारा दी गई किसान को। समझ गए? तो ये भी हो सकता है, इसकी परिभाषा ये भी है, या फिर आप जो अभी बताई थी मैंने आपको कि सरकार वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा उत्पादित की जाने वाली पूरी फसल खरीदने को तैयार रहती है। ठीक है, अब चलेंगे इसमें कि इसको तय कैसे किया जाता है। तय तो सीएसीपी करता है। तय कौन कर रहा है? सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब इसको तय करने का फॉर्मूला क्या है? एमएसपी बराबर, देखेंगे इसमें, उत्पादन लागत का 1.5 गुना, जितनी उत्पादन लागत आ रही है ना, उसका 1.5 गुना एमएसपी होता है। उत्पादन लागत आई 3000 रुपए पर क्विंटल सरसों की, है ना, तो 3000 का 1.5 गुना कितना हुआ? 3000 को 1.5 गुणे से 3000 इंटू कितना हुआ? 4500 रुपए हो गया ना। तो ये 4500 रुपए क्या हो गई? मैं आपको वैसे एक्चुअल रेट जो थी सरसों की 4425 रुपए थी इस साल 2020 में, लेकिन मैं आपको क्या है ताकि आपको समझ में भी आ जाए, याद रह जाए, इसलिए राउंड फिगर में करके बता रहा हूं। ये मानो कि 4500 रुपए थी इस साल, है ना।
तो 4500 रुपए कैसे निकाला गया? 3000 कॉस्ट मानी गई, उत्पादन लागत 3000, उसका 1.5 गुना, ये 1.5 गुना गुना करेंगे 4500 रुपए, ये एमएसपी माना गया सरकार द्वारा, सीएससीपी द्वारा। एक ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में थोड़े कुछ फॉर्मूलों से व्यक्त किया जाता है ना। अब वो फॉर्मूले क्या होते हैं? एमएसपी बराबर A2 प्लस FL, A2 प्लस FL इंटू 1/12, यानी क्या हुआ? A2 का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य बराबर A2 का मतलब तो एक्चुअल पेमेंट, और FL का मतलब होता है फैमिली लेबर। इसको ये जितना है ना, इन दोनों को 1.5 गुना कर लो, जो आएगा, जो भागफल आएगा वही क्या कहलाएगा? इसको गुणा करेंगे ना, तो जो परिणाम आएगा गुणा करने के बाद, उस परिणाम को क्या कहेंगे? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका परिणाम आप समझ जाएंगे, ये आएगा 4500 रुपए आएगा, 3000 को 1.5 से गुणा करेंगे। तो अब ये A2 प्लस FL है ना, इसको अपन थोड़ा और डिटेल में जाए, दूसरे रूप में भी और लिखें, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कहें या ऐसे भी कह सकते हैं, A2 यानी MSP बराबर ऐसे कहें, या MSP बराबर A2 प्लस FL है ना, प्लस A2 प्लस FL का 50%, ये भी एमएसपी होएगा। एमएसपी का मतलब ये ऐसे कहो या ऐसे कहो, एक ही बात, इसका मतलब हो गया ना। अब मैं डिटेल खोलता हूं थोड़ी आपको, फिर आगे इसको वापस समझाएंगे। जैसे A2 में क्या क्या आता है, तो A2 की बात करें तो यहां पे A2 में आएगा, देखो आपके जैसे, चलो इसको अच्छे से आपको नीचे से बता देते हैं। A2 बराबर यहां लिख देते हैं नीचे, A2 बराबर आएगा, देखो एक्चुअल पेमेंट होता है। एक्चुअल पेमेंट किसके लिए किया जाता है? जैसे बीज खरीदा, बीज प्लस खाद, यूरिया खरीदा, DAP खरीदा, सिंचाई की सुविधा, इसमें पेमेंट करना पड़ा ना किसान को। कौन सा भाई? जैसे सिंचाई के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कुआं है किसान के पास, कुएं में मोटर लगा रखी है, बिजली, तो बिजली का बिल आता है, तो बिजली का हर महीने हर 2 महीने में पेमेंट करना होता है, तो वो पेमेंट, या कुआं नहीं, वो बिजली का कनेक्शन नहीं है, डीजल इंजन से सप्लाई कर रहा पानी, तो डीजल का खर्चा वो आ गया। एक होता है इसमें बीज हो गया, खाद हो गया, सिंचाई हो गई, और मान लो मजदूरी, बाहर के जो मजदूर आए, यहां कौन से मजदूरों से मतलब है? मजदूरी का यहां मैं पेमेंट बता रहा हूं, जो वास्तव में पैसे भुगतान किए गए, किसान ने अपने हाथ से उनको दिए। खाद बीज जिससे लेके आए उस दुकानदार को दिए, खाद जिससे लाए उससे उसको दिए, सिंचाई का बिल जैसे बिजली का बिल गवर्नमेंट को पेमेंट किया। मजदूरी है तो मजदूर आए बाहर के, पड़ोसी या गांव वाले या कहीं दूसरे गांव से भी मजदूरी करने आते हैं, रखवाली के लिए बुला देते हैं, या कभी जैसे गेहूं काटना है या सरसों काटनी है, तो काटने के लिए चलो हम परिवार में तो 4 आदमी 8 आदमी चाहिए, वरना उसको डर रहता है क्या पता ओलावृष्टि हो जाए, मौसम खराब हो जाए, तो मेरी फसल है सरसों की कटेगी नहीं, तो खेत में ही नष्ट हो जाएगी, तो जल्दी से काम करना होता है, तो मजदूर बुलाते हैं। बुआई के समय, निराई गुड़ाई के समय मजदूर बुलाए जाते हैं बाहर से। तो वो मजदूर, कौन सी मजदूरी आ रही है? जो परिवार के अलावा दूसरे मजदूर जो आते हैं उनको पेमेंट किया जाता है, तो ये होते हैं, इसमें ये खर्चा होता है। बाकी जैसे मशीनों का खर्चा, मशीन वगैरह होती है ना, बुआई में जैसे हल का उपयोग किया जाता है, ट्रैक्टर बुलाते हैं तो ट्रैक्टर के मालिक को पेमेंट करना पड़ता है। बाद में जब फसल काटते हैं तो हार्वेस्टर वगैरह मशीन आती है, उनको पेमेंट करना पड़ता है। या जैसे निकल के आ गई, सरसों निकलानी है, गेहूं निकलाना है, तो थ्रेसर का उपयोग करते हैं, थ्रेसर वाले को पेमेंट देना पड़ेगा। ये तो सारे ये A2 में आता है। एक होता है FL कॉस्ट क्या होती है? FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, पारिवारिक श्रम, परिवार के लोग काम करते हैं ना वहां। अब यहां तो ऊपर वाला जो खर्चा है ये तो सारा पेमेंट किया गया, नीचे वाले में पेमेंट नहीं होता है। जैसे किसान खुद ही काम कर रहा है, उसकी पत्नी काम कर रही है, उसका बेटा काम कर रहा है, उसकी पुत्र वधू काम कर रही है,
खेत में तो काम कर रही है, तो उनको भुगतान थोड़ी दिया जाता है। किसान अपनी पत्नी को पेमेंट थोड़ी करेगा कि चलो तुमने सुबह से शाम तक सरसों काटी तो ये लो 200 रुपए, या अपने आप को किसे पेमेंट करेगा भाई। इसलिए अजय पारिवारिक श्रम क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यही किसान अगर खेती नहीं करता और दूसरा काम करता, मान लीजिए किसी शहर में मकान निर्माण के वहां काम करने जाता, जहां मकान बन रहा है, तो मकान जो मालिक है, मकान जो बना रहा है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहा है, वो क्या उसको मजदूरी देता ना, ऐसे फोकट में थोड़ी काम कराता। 300 रुपए रोज के जैसे मिलते हैं उसको मजदूरी के, तो उसके क्या है कि इस खेती की वजह से वो 300 का लॉस हो गया ना रोज का। या वहां नहीं जाकर मकान में, वहां मकान निर्माण का कार्य नहीं करके वो क्या कर रहा है, इस खेत में कृषि कार्य कर रहा है, खेत की रखवाली कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, एक तरह से उसको लॉस हो गया ना वो मजदूरी का, जो वो शहर जाके कमा के लेके आता। इसलिए यहां क्या होता है कि पारिवारिक श्रम का भी वास्तव में पेमेंट तो नहीं होता, प्रैक्टिकल में कोई दिखाई नहीं देता कि इसको इतने पैसे दिए, बेटे को इतने दिए, बेटे की बहू को इतने दिया, या पत्नी को इतने दिए, लेना देना कुछ नहीं होता है। बस वो कैलकुलेशन करते हैं कि परिवार के 4 आदमी है, चारों काम कर रहे हैं साहब, 3 महीने तक फसल की रखवाली की, सेवा की फसल की, तो यही आदमी अगर दूसरी जगह मजदूरी करने जाते तो इतना पैसा मिलता। यानी इस फसल की वजह से, सरसों की फसल की वजह से इनको मजदूरी का इतना लॉस हुआ, तो वो लॉस जो है इस कॉस्ट में काउंट किया जाता है। जब किसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, एमएसपी की जब गणना की जाती है ना, तो उसको भी जोड़ा जाता है। ये कर दिया है ना। अब ये आप समझ गए इसको, एमएसपी का मतलब ये जो है ये लागत कहलाती है। अब यहां एक कंसेप्ट में कर दूं, ये जो चीज है ये, इसे क्या कहेंगे, लागत, ये कहलाएगी लागत, कॉस्ट, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं 1.5 गुना, ये क्या है, लाभ, ये 1.5 गुना क्या, लाभ, है ना। तो इसको लाभ, ऐसे ये लागत, भाई लागत हो गई ना, ये लागत हो गई, ये लाभ। अब यहां इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहां करो इसको, A2 प्लस FL, ये 3000 मान लिया अपन ने, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल पेमेंट प्लस फैमिली लेबर, दोनों की अपन कीमत आंक रहे हैं, उसकी लागत को रुपए में आंक रहे हैं, वो 3000 वेट लिया इनटू, अब क्या है, प्रॉफिट कितना जोड़ना है, तो प्रॉफिट का नियम क्या बनाया हुआ सरकार द्वारा एमएसपी के लिए, कि उसकी जितने उत्पादन की जो लागत आ रही है, सरसों को पैदा करने की जो लागत आ रही है, उसमें उस लागत का 50% और उस लागत में जोड़ दो, या ये कहें कि उस लागत को उसका 1.5 गुना जो राशि आती है वो एमएसपी होगी। तो अब 3000 इंटू 1.5 गुना क्या आएगा, 4500 रुपए, है ना। और इधर करो तो ये 3000 हो गए ना, और प्लस 3000 का 50%, कितना होगा, 1500 रुपए, 1500 रुपए होगा ना। तो 3000 यानी कितना होगा, 4500 रुपए हो गए ना। तो ऐसे करो आप, या ऐसे को एक ही बात है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, 4500 रुपए आएगा जो ये एमएसपी आया। अब जैसे हमने क्या बताया आपको कि पारिवारिक श्रम ये होता है, A2 ये होता है, FL ये होता है। अब इसका आप शॉर्ट ले लें तो मैं फिर आगे आपको बता देता हूं। अब इसमें देखिए, आगे चलते हैं। एमएसपी का निर्धारण सीएसीपी करती है, एकदम से याद रखेंगे इसको। और सीएसीपी क्या करती है, पहले लागत निकालती है उसकी, कृषि उत्पाद की, यानी उसको सरसों को पैदा करने की लागत निकालने के बाद उसमें उस लागत का 50% और जोड़ दिया जाता है, वही एमएसपी होता है। अब यहां पे देखो क्या रहा, इसका मोटा मोटा जो अर्थ है एमएसपी का, 1 मिनट, उत्पादन लागत का 1.5 गुना, है ना, लागत का 1.5 गुना, एमएसपी बराबर उत्पादन लागत का 1.5 गुना। अब यहां उत्पादन लागत निकालने के, ये जो लागत आ रही है ना, लागत निकालने के 2 तरीके हो गए। एक तो अभी हमने आपको बताया A2 प्लस FL, ये भी लागत है। अब एक लागत और होती है, कौन सी, C2 लागत बोलते हैं उसको। अभी वैसे भारत में जो एमएसपी का निर्धारण किया जाता है वो इस फॉर्मूले से किया जा रहा है, A2 प्लस FL फॉर्मूले से।
और इसकी मांग की जा रही है, इसमें बड़ा विवाद है। किसान लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि हमें जब आप न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हो ना, उसकी जो घोषणा करते हो हमारी फसलों के लिए, तो आप लागत निर्धारण का जो आधार है वो ये ना मानकर ये माने। अब इसमें क्या फर्क है, ये क्या है, जो तो आपने समझ लिया A2FL क्या होता है। अब C2 क्या होता है, C2 का मतलब आपको अब समझना है। देखो C2 का मतलब होता है, या बताते हैं आपको, C2 तो C2 बराबर C2 बराबर A2 प्लस FL, है ना, ये तो आ ही रहा है, प्लस भूमि का किराया या ब्याज। इसको समझिएगा थोड़े कंसेप्ट को। उत्पादन लागत निकाल रहे हैं अभी, इसको छोड़ दो 1.5 गुना वो भी, है ना। अभी आपका ध्यान इस पे होना चाहिए, लागत, कॉस्ट। लागत होती है ना किसी चीज की, भाई ये मार्कर पेन है, इसकी कीमत तो 20 रुपए, मुझे 20 रुपए मिला, इसके लिए इसकी कीमत क्या कहलाएगी 20 रुपए, लेकिन इसकी लागत 15 रुपए थी, यानी उस कंपनी को बनाने में 15 रुपए खर्च करने पड़े इस पेन को बनाने में, 5 रुपए उसने अपना प्रॉफिट ले लिया, समझ गया। तो ये प्रॉफिट जो होता है ना, वो ये यहां पे प्रॉफिट ये है 1.5 गुना, मतलब लागत का 1.5 गुना निकाल लेंगे, उसको फिर उसमें से ये माइनस कर देंगे, लागत का 1.5 गुना है ना जो आएगा, उसमें से लागत को माइनस कर लेंगे, और जो परिणाम आएगा वही क्या होगा, लाभ होगा उसका। आया समझ में? उत्पादन लागत का 1.5 गुना का जो परिणाम आएगा, उस परिणाम में से उत्पादन लागत को माइनस कर देंगे, है ना। फिर वो जो परिणाम आएगा वो उस किसान का प्रॉफिट रहेगा फसल का, समझ गए। अब नीचे चलेंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि लागत निकालने के 2 तरीके हैं। प्रॉफिट निकालने का तो फिक्स तरीका है, जितनी लागत आ रही है उसका 1.5 गुना वो समर्थन मूल्य हो गया, और उनका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो गया। या यूं कहें कि जितनी लागत आ रही है उसमें, यानी उस लागत में उस लागत का 50% और जोड़ दो। 3000 लागत आई सरसों की, तो 3000 में 3000 का 50% कितना, 1500 रुपए और जोड़ दो तो 4500 रुपए एमएसपी होगी, तो वो लागत निर्धारण। अब बात यहां क्या हो रही है, लागत कैसे निर्धारित करेंगे। लागत एक तरीका तो ये, अब दूसरा तरीका ये है जिसकी किसान भाई मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें A2 भी दो, FL भी दो, और भूमि का किराया या ब्याज भी दो। किराया या ब्याज, इसको समझो आप, भूमि का किराया। कई किसान क्या होता है, जैसे उनके पास जमीन नहीं होती तो दूसरे जमींदारों से क्या करते हैं, वो किराए पे लेते हैं जमीन, कि जमींदार साहब आपके पास 10 बीघा जमीन है, चलो ऐसा करो मुझे 2 लाख रुपए में दे दो, साल के मैं आपको 2 लाख दे दूंगा, अब जितना प्रोडक्शन होगा वो मैं जानू, 2 लाख का हो या 20 लाख का हो, है ना। तो अब 2 लाख रुपए क्या हो गया, उस जमीन का किराया हो गया। अब उस किराए को क्या करती है सरकार, इस फॉर्मूले के तहत उसकी कॉस्ट में नहीं जोड़ रही। जो 2 लाख रुपए किराया है ना, अब मान लो उसके 5 लाख की सरसों हुई, तो 5 लाख की सरसों की जो कीमत लागत निकाल रहे हैं ना, कॉस्ट, उसमें वो 2 लाख नहीं जोड़ा जा रहा है, किराया भी तो जुड़ना चाहिए ना। जबकि उद्योगों में क्या होता है, ये मार्कर पेन बना, तो जब इसकी मार्कर पेन की कॉस्ट निकाली गई, तो कॉस्ट में जिस जमीन पर ये मार्कर पेन की फैक्ट्री लगी हुई है, उस जमीन को मान लीजिए उस फैक्ट्री के मालिक ने किराए पे ले रखा, तो किराया भी माइनस किए उसमें जोड़ा जाता है लागत में। यहां मान लो उसने खरीद रखी है और लोन लिया बैंक से जमीन खरीदने का, तो वो लोन पे जो ब्याज दिया जा रहा है, उस ब्याज को भी इसकी लागत में शामिल किया जाता है, जबकि यहां खेती पे नहीं कर रहे हैं शामिल। ये बड़ा विवाद है। वैसे किसानों की मांग उचित है भाई, आप समझो, अगर वो इस जमीन पे मान लो किसी की खुद की जमीन है, 1 मिनट के लिए मान लो, अगर इस जमीन पे वो सरसों की खेती नहीं करे और इसको बेच दे जमीन को, तो बेचने के बाद जो पैसा आएगा ना, उस पैसे को बैंक में जमा करा देगा, उससे जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज तो अभी नहीं मिल रहा ना, तो वो इसकी कॉस्ट हो गई ना। किस कारण वो ब्याज नहीं मिल रहा है, सरसों की वजह से, सरसों की खेती करने की वजह से, करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि उसको ब्याज से वंचित होना पड़ रहा है। अच्छा, या भूमि का किराया, मान लो वो सरसों की खेती नहीं करे, वहां सरसों की खेती नहीं करे, इसकी फैक्ट्री वाले को किराए पे दे दे कि चलो
आप फैक्ट्री चलाओ यहाँ पे, ईंट भट्टे वाले को दे दे कि चलो ईंट भट्टा लगाओ और मुझे तो साल के 2 लाख रुपए दे देना इस 10 बीघा जमीन के, तो वो 2 लाख रुपए से तो वंचित हो गया ना, तो वो इसकी कॉस्ट हो गई जमीन की। भूमि का किराया ब्याज होता है तो वो भी जुड़ना चाहिए इस कॉस्ट में। भाई ये सरसों पैदा करने की कीमत की लागत हो गई है किराया या ब्याज। तो किसान क्या कह रहे हैं कि साहब आप ऐसा करो, जो एक्चुअल पेमेंट है अभी हमने आपको बताया, सिंचाई खाद बीज जो है वो प्लस पारिवारिक श्रम ये भी जोड़ो लागत में, ये भी जोड़ो, ये भी जोड़ो, और भूमि का किराया ब्याज भी जोड़ो। लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है, सरकार अभी मान नहीं रही है। सरकार कह रही है नहीं अभी आप इंतजार करो, अभी तो हम इसी फॉर्मूले के तहत आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेंगे, है ना। तो अभी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित हो रहा है उसके तहत जो लागत का निर्धारण किया जाता है वो इस फॉर्मूले से किया जाता है। अभी इस फॉर्मूले को यानी सीटी वाला जो सिस्टम है ना उसको लागू नहीं कर रहे हैं। तो भारत में अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आ रहा है इसमें भी, चलो भारत में एमएसपी का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो उसमें यह था कि C2 से अधिक होती है एमएसपी। ऑप्शन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है एमएसपी के मामले में। एक आया था ऑप्शन कि भारत में एमएसपी C2 के बराबर होती है, एक आया था कि भारत में एमएसपी C2 से कम होती है, भारत में एमएसपी C2 से अधिक होती है, एक था कि भारत में एमएसपी C2 से स्वतंत्र होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, भारत में एमएसपी C2 से स्वतंत्र होती है। अभी इस पर कोई विचार नहीं करती गवर्नमेंट, अभी A2 प्लस FL पे करती है। तो C2 जो है ना इसका अभी एमएसपी से लिंक स्थापित नहीं हो पाया भारत में, एकदम स्वतंत्र है एमएसपी, इस पे कोई विचार नहीं करते। अगर इस पे करते ना तो फिर क्या होता, C2 जो आती, ये तो C2 आ गई और इसका फिर 1.5 गुना, ये सब जो आते हैं ना इनटू 1.5 गुना जो राशि आती वो कहलाती है एमएसपी, है ना। और अभी जो कर रहे हैं यानी एमएसपी बराबर अभी जो है A2 प्लस FL इंटू, अभी एमएसपी है A2 प्लस FL इंटू 1/2, है ना वर्तमान में, और जो मांगी जा रही है डिमांडेड वो ये A2 प्लस FL प्लस किराया या ब्याज भूमि का, है ना, ये सब मिलाकर इंटू 1/2, है ना। वर्तमान में ये वर्तमान और जो जिसकी मांग की जा रही है, मांगा जा रहा है, अभी ये एमएसपी मांगा जा रहा है किसानों द्वारा, जबकि सरकार ये दे रही इस फॉर्मूले से। ऐसे निकाल के लागत निकाल लेंगे फिर उसका 1.5 गुना कर देंगे, और इसमें क्या है ऐसे लागत में यानी लागत में यहां पे क्या होगा, लागत बढ़ेगी ना, फिर ये और जुड़ जाएगा तो उधर वो भी जुड़ेगा एमएसपी भी। भाई ये जुड़ेगा तो एमएसपी क्या होगा, बढ़ेगा ना, यहां से ज्यादा होगा एमएसपी। यहां से 4500 रुपए आ रहा, 3000 ये है ना, 3000 ये दोनों मिलाकर इंटू 1.5 गुना, यहां हो गया 4500 रुपए प्रति क्विंटल, है ना एमएसपी। यहां पे चलो आप 3000 तो यही आ रहा है, प्लस यहां मान लो 1000 रुपए किराया मान लो उसका, है ना, किराया ब्याज, तो कितना हो गया 4000 हो गया ना। तो 4000 का इंटू 1/12, 4000 का 3/2 कितना हुआ, 4000 का कितना हुआ, 4000 का 3/2 कितना हुआ 6000। तो यहां पे आ जाएगा, यहीं तक, यहां आएगा नहीं, चलो लिखते थे। किसान कितनी मांग कर रहे हैं 6000, है ना, अप्रोक्सीमेट अपन मान रहे हैं, ये 500 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, 1000 तो अपन ने मान लिया। किसान मान लो अभी इस फॉर्मूले से 6000 बनती है, वैसे उनकी 4400 पड़ रही, 4500 रुपए पड़ रही, 1500 रुपए कम है किसानों के अनुसार। तो ये विवाद है। अपने को क्या जानना है कि अभी भारत में एमएसपी बराबर ये, और C2 के आधार पर एमएसपी जोड़े कैलकुलेट करें तो फिर वो उसमें ये और जुड़ जाएगा। तो C2 का मतलब होता है कॉस्ट टू, और ये है एक्चुअल को पेमेंट और फैमिली लेबर्स।
एक बार शॉर्ट ले लीजिए आप। चलो अब अभी हमने क्या जाना कि भारत में एमएसपी का निर्धारण कौन कर रहा है, सीएसीपी कर रहा है, और फॉर्मूला क्या है वो भी आपने जान लिया कि A2 प्लस FL। अब अपने को ये जानना है कि इसकी घोषणा कौन करता है। घोषणा करने वाले अलग हैं और तय करने वाले अलग हैं। यहां काम बड़ा विचित्र है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का। निर्धारित तो कर दिया सीएसीपी ने, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है, निर्धारित कौन करता है, तो एक क्या लिखेंगे, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, सीएसीपी। अब आपसे पूछिए कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा कौन करता है, तो वो एक अलग कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी को क्या कहते हैं, जो आप समझिए, घोषणा, डिक्लेरेशन। तो इसमें करते हैं सीसीई। अब इसके फुल फॉर्म आप देख लीजिए, कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, हिंदी में कहेंगे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। देखो मंत्रिमंडलीय शब्द आ रहा है ना, इसका मतलब आप समझ लो, अच्छा इसके अध्यक्ष तो होते हैं प्रधानमंत्री। अभी जैसे नरेंद्र मोदी है, इस साल आपको मालूम होगा अभी अक्टूबर में 2019 में जब घोषणा हुई थी ना खरीफ, अभी इसकी बात करो, अक्टूबर 2019 में किसकी घोषणा हुई, रबी की फसलों के लिए तो घोषणा हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया था, अखबार में फोटो भी आया था कि प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की सीसीए की तरफ से, क्योंकि वो उसके अध्यक्ष होते हैं कमेटी के। तो नरेंद्र मोदी अभी इसके अध्यक्ष है। अब ये बहुत बड़ी कमेटी होती है देश की, वैसे काम भी बहुत बड़ा है। कृषि तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की 49% जनसंख्या अपने रोजगार के लिए कृषि पर आश्रित है। 16% जीडीपी वो कृषि से आ रहा है। अभी लॉकडाउन में अगर आज हम जिंदा है दूसरे देशों की तुलना में, आज हम मजबूत हैं आर्थिक रूप से, तो वो इस कृषि की तो देन है। इसलिए कृषि के काम को बहुत महत्वपूर्ण लोग, हाई फाई जो लोग हैं देश के कर्ता धर्ता है, वही देखते हैं। तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और मंत्रिमंडलीय समिति होने के कारण क्या हुआ कि इसके जो सदस्य होते हैं वो मंत्रिमंडल, ये मतलब ये मानो कैबिनेट, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट, कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। बड़े मंत्री जो है ना कैबिनेट, जैसे मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होते हैं। तो इस कमेटी में प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, समझ गए, वित्त मंत्री वगैरह, कृषि मंत्री, तो ये होते हैं। तो अब इसमें क्या समझिए आप कि इसकी घोषणा इस कमेटी के द्वारा की जाती है, तय वो करती है। इस साल सरसों का मान लीजिए एमएसपी था कितना, 4425 रुपए, तय तो उन्होंने कर दिया, तय करके इनको लिस्ट पकड़ा दी, सरसों का ये, गेहूं का ये 1925 रुपए, चने का ये, जौ का ये, है ना, लिस्ट पकड़ा दी इनको। फिर घोषणा इन्होंने की, यानी ये मानो घोषणा करते हैं, उससे पहले ये क्या डिस्कस करते हैं, कमेटी की मीटिंग होती है वहां, और डिस्कस करते हैं कि चलो इतनी बन रही है सीएसीपी के अनुसार, इसमें कुछ बोनस वगैरह और दिया जाना हो तो 150 रुपए और जोड़ देते हैं, नहीं तो वो ठीक है घोषित कर दो। तो फाइनल जो घोषणा है वो ये कमेटी करते हैं। एकदम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है इसको, घोषणा करती है। अच्छा इसके बारे में, और साल में 2 बार, साल में 2 बार घोषित होती है ये, है ना, रबी फसल प्लस खरीफ फसल के लिए। भारत में वैसे तो 3 सीजन के अनुसार 3 फसलें होती है ना, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। तो जायद फसलों के लिए कोई अपने यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान सिर्फ खरीफ और रबी फसलों के लिए है। और यहाँ क्या जानेंगे, रबी फसल प्लस खरीफ फसलों के लिए इस वक्त अभी 23 फसलों के लिए घोषित की जा रही है। 23 फसलों के लिए 23 फसलें, इसमें कितनी फसल शामिल है, 23।
यहाँ पे क्या जानेंगे आप कि भारत में जितनी फसलें पैदा होती है ना, उसमें से 23 फसलें ऐसी है जिनके लिए सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। यानी जिनको न्यूनतम मूल्य पर अगर उनकी बाजार रेट गिर जाए तो फिर सरकार खरीदती है इन फसलों को। समझे आप? इसलिए 23 फसलों के मामले में किसानों को टेंशन करने की जरूरत नहीं। उनका माल चाहे बाजार में कितनी कम हो जाए रेट, फिर भी उनकी जो रेट है वो उनको उचित रेट मिलेगी, उसकी सरकार खरीदेगी, फिर वो आएगी आगे खरीदने के लिए। रबी फसल के दौरान, खरीफ फसल के दौरान, अच्छा बुआई से पूर्व कब घोषित की जाएगी रेट? बुआई से पूर्व। जैसे मान लो रबी फसल के लिए घोषित कर रहे हैं, गेहूं के लिए, सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, तो जो बुआई होती है ना अक्टूबर के लगभग ये घोषित कर देते हैं, बुआई से पूर्व ही। ऐसा नहीं कि फसल आने के बाद घोषित करेंगे। तो क्या जानेंगे आप? बुआई से पहले घोषित होती है। इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि किसान को फसल बोने के लिए प्रेरित किया जाता है कि इस बार किसान बड़े उत्सुक रहते हैं। अच्छा इस बार सरसों की कितनी एमएसपी घोषित हो रही है कि साहब 4425 हो रही है। अच्छा पिछले साल से 300 रुपए बढ़े हैं, चलो इस बार तो सरसों बोनी है पूरे में खेतों में। या जैसे गेहूं की रेट बढ़ गई तो किसान गेहूं बोने के लिए प्रेरित होता है। कई बार तो सरकार ये भी करती है कि जैसे किसी फसल की देश में कमी हो रही है दलहन की, तो दलहन की ऊंची रेट घोषित कर देती है ताकि किसान ज्यादा बोए। चलो उड़द ज्यादा बोते हैं, उड़द 80 रुपए किलो हो रहा है, 90 रुपए किलो हो रहा है, सरकार भी खरीद रही है। तो ये क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि किसानों को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना है, टू मोटिवेट द फार्मर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप्स। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, पहले से घोषित कर देती है, बुआई से पहले ही। समझ गए? अब आप यहां जानेंगे 2 बार साल में रबी और खरीफ फसल। भारत में जो जितनी अधिकांश फसल आपको देखने को मिलती है अनाज फसलें हैं। तो अनाज में आपकी गेहूं है, चावल है, या मान लो मोटा अनाज की बात करें तो अपने मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, रागी है। इन सबके क्या आगे न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं सरकार द्वारा। उनकी सरकार खरीदती है। इसके अलावा तेलन फसलें भी है, जैसे सरसों वगैरह है, मूंगफली है, इनको भी खरीदती है सरकार। और आपके एक क्या मैंने बताया आपको, गन्ना। ये जो 22+1 भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, आपको 22+1 मिलेगा, तो वो एक गन्ना। गन्ने में थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ गन्ने में सरकार नहीं खरीद रही। गन्ने के में सिस्टम क्या होता है कि चीनी मिलें खरीदती है किसानों से गन्ना। तो चीनी मिलों वालों को ये कह रहे हैं कि भाई जैसे आप ऐसा करो, आप जिस रेट पे खरीद रहे हो ना उससे थोड़ी ऊंची रेट पे खरीदो किसानों से। जो ऊंची जो रेट का गैप है वो हम आपको पेमेंट करेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि किसानों को डायरेक्ट सरकार पेमेंट नहीं करती गन्ने में, और कौन करता है? सरकार तो पेमेंट करेगी चीनी मिलों के मालिकों को, क्यों? गन्ना चीनी मिल वाले खरीद रहे हैं, और चीनी मिलें फिर किसानों को पेमेंट करती है। थोड़ा सा सिस्टम, उसमें जो प्रोसीजर है उसमें अंतर है। तो ये जानेंगे 22+1 भी कह सकते हैं, एक का मतलब गन्ना, और या फिर 23 फसलें भी कह सकते हैं। तो इसमें तो आपके ये हो गया, सीसीए करती है, 2 बार करती है साल में, एकदम याद रखेंगे। अब मैं आपको यहां बताऊं, घोषणा हो गई, तय हो गया, घोषणा हो गई, फिर अब क्या, खरीद की बारी। खरीदना भी तो है ना सरकार को, तो खरीदने का काम कौन करता है? एफसीआई। खरीद कौन करेगा? खरीद की जाती है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम, इंग्लिश में कहते हैं इसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और शॉर्ट में कहते हैं एफसीआई। अखबार वाले भी अक्सर एफसीआई लिख देते हैं कि एफसीआई ने कोटा में गेहूं की खरीद शुरू की, बूंदी में चावल की खरीद शुरू की। एफसीआई आता उसमें कि ओम बिरला ने एफसीआई को निर्देश दिया कि कोटा बूंदी के जो किसान हैं उनके इस बार बम्पर फसल हुई है गेहूं की, इसलिए कृपया सारा गेहूं खरीदे, तुरंत खरीद शुरू करे। आया ना अखबार में, ओम बिरला जी चूंकि कोटा से सांसद है लोकसभा में और लोकसभा अध्यक्ष भी हैं वो, तो चूंकि एफसीआई पे वो प्रभाव भी रखते हैं, तो उन्होंने एफसीआई को दिया निर्देश कि आप कोटा में। तो फिर 2-3 दिन बाद ही आपने देखा होगा कि कोटा में क्या खरीद शुरू हो गई गेहूं की, वरना थोड़ा डिले हो रहा था। किसान मांग कर रहे थे साहब बिरला साहब हमारे यहाँ, आप यहाँ से एमपी हैं, इतने बड़े आदमी यहाँ पर, हमारे यहाँ आज तक ही अभी तक भी है जो उसने एफसीआई ने खरीद शुरू नहीं की है, तो वो फिर उन्होंने निर्देश दिया आप भाई खरीदो।
तो खरीद कौन करता है? एफसीआई। अब ये डायरेक्ट ये करता है, ये इसकी एजेंसीज होती है वो खरीदती है, जैसे कोऑपरेटिव कमेटी है, ये सहकारी समितियां वगैरह ये भी खरीद लेती है। तो इसमें क्या होता है, खरीद कौन करता है? एफसीआई। समझ गए? तो एफसीआई के बारे में जानेंगे, और अभी आप इसका सोड ले लें एक बार, फिर आगे चलते हैं।